गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 27 एंड 28 मार्च के करेंट अफेयर्स। कल मंडे को हमने अपना वीकली सीए डिस्कस किया था, इसलिए मंडे की और ट्यूसडे की न्यूज़ आज हम कवर करेंगे। तो आप जान सकते हैं कि 2 दिन की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेंदी हो सकती है, तो सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा आज न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी जो हेडलाइंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हेडलाइंस जो है वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आप आसानी से नोट्स भी बना पाएंगे। इसके अलावा अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी न्यूज़ है इसमें काफ़ी सारे पर्सन्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है जो लोग न्यूज़ में हैं। इसके अलावा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम पे भी चर्चा करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम हम देख लेते हैं जो न्यूज़ में है। अब कुछ पर्सन में स्टार लगाऊंगी, उनके नाम बिल्कुल रट लेना, दीवार पे लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, जहाँ लिखना हो लिख लेना। लेकिन वो पर्सन्स के नाम जो मैं बताने वाली हूँ आज, उनको आपको रट लेना है। आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे 27 ऑफ मार्च, मतलब जो निकल गया है 27 मार्च मंडे के दिन हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 ऑफ मार्च को मनाया जाता है लोगों को अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस बताने के लिए इंटरटेनमेंट सोसाइटी का। इस साल जो थीम डिसाइड की गई थी वो थीम थी थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम थी। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत 1961 में की गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहली पर्सन जो न्यूज़ में उनका नाम है ईशा अंबानी। और आप लोग ने जियो मार्ट के बारे में सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। वो जियो मार्ट शुरू करने का जो क्रेडिट है ना वो ईशा अंबानी को ही जाता है। इन्होंने ही जियो मार्ट की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ईशा अंबानी ने जीता है जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड एट द फॉर्ब इंडिया लीडरशिप इवेंट में। तो यहाँ पर 12th एडिशन फॉर्ब इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 दिए गए हैं, जिनमें ईशा अंबानी ने जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड को जीता है, जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की डायरेक्टर है। और इन्होंने ही $800 बिलियन में रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की शुरुआत की थी, जियो मार्ट की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अवार्डीज हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सीईओ ऑफ द ईयर। सीईओ ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सी के वेंकट रमन बने हैं, जो कि एमडी है टाइटन ग्रुप के। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो एएम नायक को दिया गया है, जो कि चेयरमैन एलएनटी है। फिर इमर्जिंग इनोवेटर का जो अवार्ड दिया है वो पवन चंदना एंड नागा भरत ढाका को दिया गया है, जो कि स्काई रूट एरोस्पेस जो कि एक हमारी स्टार्टअप कंपनी है उसको दिया गया है। और टर्न अराउंड स्टार टाटा कम्युनिकेशन को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, अभी कोलेजियम सिस्टम आप लोग सभी जान चुके होंगे अभी तक। अगर नहीं जाना है तो पॉलिटिकल एक्टर्स को देखिए, आप समझ जाएंगे कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। तो अभी कोलेजियम ने कई सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है, जिनमें से मैं 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आपको बता रही हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। सो गवर्नमेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ एंड द पटना हाई कोर्ट। कौन कौन को बनाया गया है? अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के बारे में, तो जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर जो है इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया है। फिर है जस्टिस रमेश सिन्हा। जस्टिस रमेश सिन्हा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम करते थे, अब इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अपॉइंट किया है। तो छत्तीसगढ़ ये पहुंच गए हैं, इलाहाबाद ये पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए फिर जस्टिस के विनोद इन्हें केरला हाई कोर्ट में काम करते थे, अब इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बनाया गया। तो पटना हाई कोर्ट, तो सभी लोग अपने अपने राज्य के चीफ जस्टिस के बारे में जानकारी कर लेंगे। एग्जाम अगर आप स्टेट एग्जाम देते हैं तो स्टेट एग्जाम में डेफिनेटली आपके राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये रहे। आप इन तीनों के नाम याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये पर्सन जो है इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि रिसेंटली मैंने बताया है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें एज अ ऑफिशियल मेंबर इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को किसने बनाया था? तो ब्रिक्स नेशन ने बनाया था।
ठीक है, और ब्रिक्स नेशन में एक कंट्री जो है वो भारत भी है, ये बात भी आप लोग जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसलिए आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चर्चा में था, ठीक है। सो फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डिल्मा रोसेफ इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। एनडीबी मतलब नेशनल एनडीबी मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत तत्कालिक प्रभाव से जो है ये एनडीबी की प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगी और इन्होंने मर्कस ट्रेजियो को जो है वो रिप्लेस किया है। अच्छा, अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, डिल्मा रोसेफ के बारे में, जो कि फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट भी रही हैं, उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट 2011 से 2016 तक सर्व भी किया है। दो लगातार टर्म के लिए ये ब्राज़ील की राष्ट्रपति के रूप में रह चुकी हैं। इनका नाम आपको भूलना नहीं है। चलिए, डिल्मा के बाद आपको जो दो नाम और याद रखने हैं वो ये हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो आप सभी को पता है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का एसोसिएशन किस गेम से है, तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये दोनों क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे चिराग शेट्टी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैडमिंटन खेलते हैं। या फिर सात्विक साईराज किस गेम से हैं, तो ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। तो इन दोनों का पेयर, इन दोनों की डुअल टीम ने या इन दोनों की डुओ ने डबल बैडमिंटन पेयर में आप कहेंगे स्विस ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो इंडिया मैन डबल बैडमिंटन पेयर सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी वॉन द स्विस ओपन 2023 हेल्ड इन बेसिल स्विट्जरलैंड में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, स्विस ओपन 2023। और इस चैंपियनशिप में डबल टाइटल किसने जीता, मेंस डबल टाइटल जो है वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। अब अगर आपसे मेन सिंगल और वीमेन सिंगल पूछ लिया जाए, वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि जब यहाँ पे कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट होता है और जहाँ पे इंडियन इन्वॉल्व है तो हम क्वेश्चन जनरली एग्जाम में इंडियन से ही पूछ लिए जाते हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है जिसमें कोई इंडियन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपको विदेशी खिलाड़ियों के नाम याद करने होते हैं। पर फिर भी यहाँ पे जो स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल हुआ है स्विट्जरलैंड में, तो आप यहाँ पर मेन सिंगल और वीमेन सिंगल का नाम याद रख सकते हैं। मेन सिंगल जीता है कोकी बतानबे ने, जो कि जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और वीमेन सिंगल जीता है पॉन पवाई ने, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नाम बताऊंगी, जैसे कि पर्पल कैप किसको मिला है, ऑरेंज कैप किसको मिला है, इसके अलावा मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन रही थी। तो ये 3-4 नाम अभी आएंगे जो आपको रट लेने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एडिशन था, क्योंकि ये WPL का जो वीमेंस प्रीमियर लीग हुई है ना, इसका पहला एडिशन था, तो इसलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी बताया है ये वीमेंस प्रीमियर लीग जो है वो कहाँ खेला गया था, मुंबई में खेला गया था। इसके अलावा ये पहला एडिशन है और इसमें 5 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। कितनी टीम से पार्टिसिपेट किया था, तो 5 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। फाइनल जो मैच था ये आपका मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला गया था, और पहला एडिशन किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। तो इसलिए ये न्यूज़ अपने आप पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। मुंबई इंडियंस लिफ्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ वीमेन प्रीमियर लीग ट्रॉफी बीटिंग दिल्ली कैपिटल। तो मुंबई इंडियंस ने पहला एडिशन वीमेंस प्रीमियर लीग का जीत लिया है, इसकी ट्रॉफी को उठाया है और दिल्ली कैपिटल को इन्होंने डिफीट किया है। ये जो फाइनल मैच खेला गया था ये ब्राबॉर्न स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था, मुंबई में इस मैच को खेला गया था, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस ने इस टाइटल को जीता है। अब ये टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ है तो कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उन अवार्ड्स के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, यशिका भाटिया को दिया गया है, जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल को दिया गया है। कैच ऑफ द सीजन दिया गया है हरमनप्रीत कौर जो कि मुंबई इंडियंस से थी, कप्तान भी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, सफारी पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो सोफी डिवाइन को दिया है, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB से खेल रही थी। अब पर्पल कैप और ऑरेंज कैप देख लेते हैं। तो पर्पल कैप का टाइटल जीता है, पर्पल कैप किसने दिया है, हैले मैथ्यू को दिया है जो कि मुंबई इंडियंस से है। और ऑरेंज कैप किसे दिया गया है, मैग लेनिंग को दिया है जो कि दिल्ली कैपिटल से है। मोस्ट वैल्यूएबल अवार्ड जो है वो किसे दिया है, हैले मैथ्यू को, मुंबई इंडियंस से है। रनर अप आपने देखा दिल्ली कैपिटल है और चैंपियन आपने देख लिया कि मुंबई इंडियंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
अब यहाँ पर 4 बॉक्सर्स के नाम मैं बताऊंगी, उन चारों बॉक्सर्स के नाम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिए, डेली देखिए, अपने दोस्तों के नाम रख दीजिए, डेली उनको बुलाइए, बस आप ये कैसे भी करके नाम याद रखेंगे चारों बॉक्सर्स के, ठीक है ना। क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो खत्म हुई है नई दिल्ली में, और भारत ने इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसलिए चारों बॉक्सर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कैटेगरी में है, इनकी कैटेगरी भी हो सके तो याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। निखत जरीन ने रिसेंटली वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो डायरेक्टली कैटेगरी से भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फ्रेम में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन न्यूज़ में आपको बन सकते हैं, तो इसलिए इनकी कैटेगरी भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जो कि केडी जादव हॉल में खेला जा रहा था नई दिल्ली में। इसमें भारत की टीम को, या भारत के जो बॉक्सर्स हैं उनको 4 गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीतू घगास के बारे में। नीतू घगास ने गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 48 केजी कैटेगरी में। 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और मंगोलिया के खिलाड़ी को डिफीट किया है। अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के हेड ऑफिस के बारे में बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। 1946 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया था और उमर क्रेमलेव जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगली खिलाड़ी देखेंगे हम, लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने भी 75 केजी कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। किस कैटेगरी में? 75 केजी कैटेगरी में। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को डिफीट किया है। और ये लवलीना का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहला मेडल है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट गोल्ड मेडल है ये इनका। इसके पहले इन्होंने ब्रोंज मेडल 2018 और 2019 में जीता था। ये इनका पहला यहाँ पर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है ना। लोवलीना ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो है वो ब्रोंज मेडल हासिल किया था। तो लोवलीना का नाम आपको याद रखना कि जो कि शानदार एक बॉक्सर है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे। किस कैटेगरी में? तो 75 केजी कैटेगरी में। अब 2 और खिलाड़ियों के नाम बताती हूँ मैं। जैसे कि मैंने कहा कि 4 टोटल हमने गोल्ड मेडल जीते हैं 48 केजी कैटेगरी में, 50 केजी कैटेगरी में, 75 और 81 में। तो 48 का मैंने बता दिया है, नीतू का नाम याद आया। 75 में भी बता दिया है लवलीना का नाम, ठीक है। अब बात करते 50 केजी कैटेगरी। 50 केजी कैटेगरी में आपको जो नाम याद रखना है वो वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निखत जरीन। इन्होंने 50 केजी कैटेगरी में वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। 50 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर 2022 का डेटा आप उठाओगे, 2022 में भी निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया था। अगर हम बात करते मैरी कॉम के बारे में, तो मैरी कॉम ने सबसे अधिक 6 बार जो है मेडल हासिल किए हैं, चैंपियनशिप को जीता है। मैरी कॉम बिकम द वर्ल्ड चैंपियन एट अ टोटल ऑफ 6 टाइम चैंपियन रही है एमसी मैरी कॉम 2002, 5, 6, 8, 10 और 18 में। सरिता देवी 2006 में, फिर जेनी आरएल 2006 में, लेखा केसी 2006 में और निखत जरीन 2022 में। तो 50 केजी कैटेगरी में आपको निखत जरीन का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 81 केजी कैटेगरी। तो 81 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है स्वीटी बोरा, ठीक है ना। तो आपको चारों खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 48 केजी कैटेगरी, 50 केजी कैटेगरी, 75 में और 81 में। 48 में आपको नीतू का नाम याद रखना है, 50 में आपको निखत का नाम याद रखना है, निखत जरीन, 75 में आपको लवलीना का नाम याद रखना है और 81 में स्वीटी का नाम याद रखना है। क्लियर है? नीतू, निखत, लवलीना और स्वीटी। तो ये चारों नाम बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। और 2 प्लेयर वहाँ पे बताए थे, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, उनका नाम याद रखेंगे। और फिर जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जो कि एनडीबी की प्रेसिडेंट बन गई हैं, उनका नाम आपको याद रखना। टोटल अभी तक इतने पर्सन्स के नाम बिल्कुल भूलना नहीं है। अगले जो पर्सन है इनको आप कंप्यूटर के हिसाब से भी देख सकते हो, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी देख सकते हो और स्टैटिक के हिसाब से भी देख सकते हो। तो तीनों तरीके से ये न्यूज़ भी अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि कंप्यूटर सेगमेंट से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, और आजकल तो हर एक एग्जाम में लगभग कंप्यूटर पूछा ही जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं को फाउंडर ऑफ इंटेल के बारे में।
आप लोग ने अच्छा मूरेज लॉ के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कभी। मूरेज लॉ जानते हो क्या? मूरेज लॉ क्या है? तो ये जो आपकी कंप्यूटर चिप है, ये एडवांस कंप्यूटिंग की थ्योरी बेसिकली मूरेज लॉ में है। मूरेज लॉ में बताया गया था, ऑब्जर्वेशन के द्वारा बताया गया था कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, मतलब जो आपकी आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आपकी सेमीकंडक्टर चिप होती हैं, जो कि आपकी सेमीकंडक्टर चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। और आईसी किससे बनी होती है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से बनी होती है। आईसी किससे बनी होती है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से बनी होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं अबाउट एवरी 2 ईयर्स। ये मूरेज लॉ था। मूरेज लॉ में क्या बताया गया था? मूरेज लॉ में बताया गया था जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं वो डबल हो जाते हैं एवरी 2 ईयर्स। ऐसा मूरेज ने बताया था, जिसे हम मूरेज लॉ कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। तो आईसी सेमीकंडक्टर चिप होती हैं। किल्बी, आपने नाम सुना होगा, जेम्स किल्बी ने आईसी का फॉर्मेशन किया था, फाउंडर थे। चलिए अगली बात करते हैं। तो ये मूरेज लॉ के फाउंडर भी हैं, इंटेल के को फाउंडर भी रहे हैं, जिनका नाम है गॉर्डन मूरे। इनका निधन हो गया है 95 ईयर्स में हवाई में। ठीक है, ही वॉज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस और ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन सेमीकंडक्टर इन 1950। इन्होंने 1950 में सेमीकंडक्टर में काम करना शुरू किया था। साथ ही साथ इंटेल कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी 1968 में। तो को फाउंडर रहे हैं इंटेल के। इन्होंने मूरेज लॉ भी दिया था, गॉर्डन मूरे, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम। अभी आप लोग ने काफ़ी अलग अलग राज्यों में देखा होगा, अलग अलग सरकारों के भाषण को भी सुना होगा। ये जो हमारी नई पेंशन स्कीम है उसको लेके कई सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और काफ़ी झगड़ा, काफ़ी विवाद की कंडीशन थी। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम नई पेंशन स्कीम को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि नई पेंशन स्कीम से क्या होता है, सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकार के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ता है, काफ़ी सरकार का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर सरकार के बढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को शुरू किया था। ठीक है ना। अब न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में कई सारे राज्य सरकारों में विरोध हो रहा है ना। आपने प्रोटेस्ट भी देखे होंगे, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों ने डिसाइड कर लिया है कि हम नई पेंशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे और हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे ही काम करेंगे। इनफैक्ट कई सारी जो सरकारें हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शन का उन लोगों का एजेंडा है कि भाई हमको अगर सरकार में लाओगे, अगर हमको जिताओगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को अप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक पैनल बनाया गया है, एक कमेटी बनाई गई है इसी न्यू पेंशन स्कीम के लिए। तो फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन टू हेड पैनल ऑन पेंशन स्कीम। तो यहाँ पे वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन, ये पेंशन योजनाओं पे पैनल के प्रमुख होंगे। तो अभी निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालती हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट एक कमेटी बना रही है टू रिव्यू न्यू पेंशन स्कीम। नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए सरकार, हमारी वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम एक कमेटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि रिव्यू करेगी नई पेंशन स्कीम को। और इस कमेटी के जो हेड होंगे वो टीवी सोमनाथन होंगे, जो कि हमारे वित्त सचिव हैं। 2004 में यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा नई पेंशन स्कीम या सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर ऑल न्यू रिक्रूटर्स। जो नए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि हमारे देश में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, है ना, सभी को पता है। सबसे बड़ा आपका पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री अवार्ड होते हैं। वैसे ही पद्म अवार्ड की तरह ही 2021 में 2021 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने डिसाइड किया था कि हम केरला राज्य के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देंगे। जो केरला राज्य के सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान है, हम उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, जिसको हम केरला पुरस्कारंगल कहेंगे। ठीक है, पद्म अवार्ड की तरह ही होंगे। जैसे कि पद्म अवार्ड में 3 कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, केरला ज्योति, केरला प्रभा और केरला श्री अवार्ड दिए जाएंगे। 3 अलग अलग कैटेगरी में केरला ज्योति, केरला प्रभा और केरला श्री अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। तो यहाँ पर देखिएगा केरला के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर या सम्मान डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि केरला ज्योति अवार्ड किसे मिला है। ओके, तो एमटी वसुदेवन नायर जी को केरला का हाईएस्ट सिविलियन सम्मान मतलब केरला ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरला ज्योति सम्मान किसे मिला है, एमटी वसुदेवन नायर को मिला है, जो कि एक राइटर है।
अब केरला श्री तो काफ़ी सारे लोगों को मिला, जैसे कि पद्मश्री देखो कितने सारे लोगों को मिलता है, 100+ लोगों को, हम उनके नाम तो याद नहीं करते, तो यहाँ भी हमें केरला श्री के नाम याद नहीं करने हैं। केरला प्रभा के नाम भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं, लेकिन बस केरला ज्योति का नाम आपको याद रखना है कि किसे दिया है, MT वासुदेवन नायर को दिया है। रिसेंट में दिए गए कुछ अवार्ड्स की लिस्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर सकते हैं। सारे अवार्ड मैंने आपको CA में बताए हैं, जिसमें सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से भी और आपके करंट अफेयर से भी, ठीक है। प्रिट्जगर प्राइज जो है वो आर्किटेक्ट की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो इसलिए ये भी आपको नाम बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पर्सन्स थे जो हमने निपटा लिए हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के ऊपर। सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको आप MSP कहते हैं। तो MSP कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होती है, क्या होती है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इस न्यूज़ पे हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP क्या होता है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने एक रेट डिसाइड किया विच इज़ MSP, और उसी रेट पर गवर्नमेंट किसानों से ग्रेन को खरीदती है, ठीक है ना। MSP इज़ द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स। किसानों से जिस रेट पर गवर्नमेंट फूड ग्रेन को खरीदती है वो MSP कहलाता है। MSP बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि एटलीस्ट किसानों को 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रॉफिट मिल सके, मतलब 1.5 गुना कम से कम उनको जो उन्होंने कॉस्ट लगाई है प्रोडक्शन करने में उसका फ़ायदा हो सके, उसके आधार पे MSP डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ने अभी 24 ऐसे आइटम है जिस पे MSP डिसाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे MSP डिसाइड कौन करता है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। MSP प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय ना एक्सपर्ट कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो कि आपके कृषि मंत्रालय के अंदर काम करती है। और इस एक्सपर्ट कमेटी को क्या कहा जाता है, तो इस एक्सपर्ट कमेटी को CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कहा जाता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो MSP को डिसाइड करता है, और MSP डिसाइड करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को बोलता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसकी रिकमेंडेशन माननी है या अथवा नहीं माननी है, ये टोटली इन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से MSP डिसाइड होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पर 300 रुपये MSP इंक्रीज कर दी है रॉ जूट पर। रॉ जूट पर 300 रुपये MSP इंक्रीज कर दी है, ठीक है। और अब टोटल यहाँ पर जो MSP है रॉ जूट पे वो 5050 रुपये पर क्विंटल है। कितनी है, 5050 रुपये पर प्रति क्विंटल 2023-24 से जो है कच्चे जूट पर आपको MSP मिलेगी। 300 रुपये से MSP को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। गवर्नमेंट हाइक रॉ जूट MSP बाय 300 रुपीज़ टू रेट 5050 पर क्विंटल। तो 300 रुपये से बढ़ा दिया, और अब MSP जॉ जूट पे कितनी हो जाएगी, तो कच्चा जो आपका जूट है, कच्चा जो जूट है उस पे जो आपकी MSP होगी वो 5050 पर क्विंटल होगी। और ये अप्रूवल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रिकमेंडेशन के बाद दिया गया है, और ऐसे इंश्योर किया जा रहा है कि लगभग 63% यहाँ पे रिटर्न्स जो है वो फार्मर्स को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे NGT। आप लोग ने NGT के बारे में सुना होगा, 2010 में बना था NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो NGT कहलाता है। अब इस NGT का काम क्या होता है, तो इस NGT का काम होता है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सरकार की जो स्कीम चल रही है, सरकार जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एजेंसी हो, कोई भी, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो अगर आप हमारे हेरिटेज साइट मतलब आप हमारे जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे नदियों को, तालाबों को, रामसर साइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस पर स्टे लगाने का काम या उनसे कंपनसेशन लेने का काम, उन पे पेनाल्टी लगाने का काम NGT करती है। तो अभी फिलहाल NGT ने जो है वो 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी केरला गवर्नमेंट पे लगाई है। NGT ने क्या किया, फाइन लगाया है 10 करोड़ रुपए का केरला गवर्नमेंट पे। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने 2 रामसर साइट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया। इन्होंने जो भी स्कीम्स बनाई थी इनके प्रोटेक्शन के लिए वो बुरी तरीके से फेल हो गई हैं, इसलिए NGT ने 10 करोड़ रुपए केरला गवर्नमेंट पे लगाया है फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट्स। वो कौन सी 2 रामसर साइट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक यहाँ पे अष्टामुडी लेक देखने को मिलेगी, अष्टामुडी लेक जो कि केरला में है, और वेबनाड लेक ये भी आपको केरला में देखने को मिलेगी। तो वेबनाड लेक
लेक और अष्टामुडी लेक, जो दोनों की दोनों लेक्स है केरला की, साथ ही साथ रामसर साइड है, यहाँ पे लगातार जो भी इन्होंने स्कीम्स बनाई थी वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को ये इम्पैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कचड़े को डंप हो रहा है, तो इसके कारण 10 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे फाइन केरला गवर्नमेंट पे लगाया है। और ये फैसला जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी, एक बेंच बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल। उन्होंने ये फैसला दिया है और कहा है जो 10 करोड़ रुपए हमने फाइन लगाए हैं, तो इस 10 करोड़ रुपए का उपयोग 6 महीने के अंदर इन लेक्स के वापस से सुधार करने में किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम हम सभी को पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होती है मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम के लिए जो एक्ट आया था वो 2005 में आया था, जबकि ये स्कीम 2006 से इफेक्ट में आई थी। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में और उसको ऑफिशियली 2006 में लॉन्च किया गया था। ये जो मनरेगा स्कीम है ये 100 दिनों तक गारंटी रोजगार प्रोवाइड करने का काम करती है ग्रामीण एरियाज में, है ना, ये काम करती है मनरेगा स्कीम, हम सभी को पता है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मनरेगा स्कीम के अंतर्गत मजदूरों को जो पैसा दिया जाता है पर डे उसको 10% तक बढ़ा दिया जाएगा और 2023-24 से ये इफेक्ट में भी आ जाएगा, ऐसा बोला गया है। सेंटर हैज नोटिफाई अ हाइक इन वेज रिटर्न अप टू द 10%, लगभग 10% तक यहाँ पर जो है वो हाइक किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा मनरेगा वेजेस में। मजदूरों को जो वेजेस दिए जाते हैं उसमें इजाफा किया जाएगा 10% से और ये सारी चीज़ें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी, 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी, ठीक है। 10% अंडर द रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। हरियाणा में अभी हाईएस्ट डेली वेजेस है, 357 रुपये पर डे दिया जाता है मजदूरों को, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोवेस्ट 221 रुपये यहाँ पर मजदूरों को पर डे काम करने के दिए जाते हैं। ये जो हाइक है वो 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की जाएगी और 1 अप्रैल से इफेक्ट में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, असम एनजीओ विन्स चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023। तो असम का एक एनजीओ है जिसका नाम है पाठशाला, ठीक है। असम का एक एनजीओ है जिसका नाम है पाठशाला, इन्हें स्टूडेंट वेलफेयर मिशन के अंतर्गत चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बेसिकली ये एनजीओ क्या करता है, तो जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, है ना, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए ये काम करने का काम ये एनजीओ करता है, तो इसलिए इन्हें चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया है। मिशन पॉपुलरली नोन एज द तपोवन, इस मिशन को बेसिकली जो नाम दिया गया है वो तपोवन नाम दिया है। इस मिशन के जो फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं वो है कुमुद कलिता, उन्होंने 75,000 रुपये और सर्टिफिकेशन उनको दिया गया है। बेसिकली चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड जो है वो दिल्ली कमिश्नर्स के द्वारा दिया जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब ये क्या है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इस पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत गुरुग्राम में की है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव कौन है, तो भूपेंद्र यादव एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। इन्होंने 26 मार्च को तिकाली विलेज हरियाणा में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, ठीक है। तो किसने शुरुआत की है, तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने शुरुआत की है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की। कहाँ से, तिकली विलेज इन हरियाणा में, ठीक है। अब ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें ग्रीन कवर को बढ़ाना है। ग्रीन कवर को बढ़ाने का मतलब है कि आपको प्लांटेशन करना है, आपको पौधों को लगाना है और आपको रिफॉरेस्टेशन करना है ना, आपको जंगलों को, वाटर बॉडी को रिस्टोर करने का काम करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, यही सारे ग्रीन कवर के अंदर आता है। द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज द ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अरावली, ठीक है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं वो पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं, तो आपका सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, है ना। पानी को कैप्चर करके होल्ड करके रखते हैं तो वाटर एबिलिटी बढ़ेगी। आप वाटर बॉडी को यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पे इन एरिया में जो पानी की कमी है वो सॉल्व हो पाएगी, और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे भी हम इससे कुछ हद तक बचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत गुरुग्राम में की है। इससे लोकल कम्युनिटी को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे
इनिशिएटिव है ग्रीन आ बफर जोन ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर ऑफ अरावली माउंटेन रेंज स्प्रेड ओवर 5 स्टेट। तो 5 राज्यों में जो अरावली माउंटेन रेंज फैली है, तो उस पूरी रेंज के 5 किलोमीटर का आसपास का जो दायरा है, जो कि एक बफर जोन की तरह है, तो उसे हमें ग्रीन कवर में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे 75 जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनमें से यहाँ पे जो भी बॉडी इस पूरे एरिया में है, उनके यहाँ पे हमें क्या करना है, पुनरुद्धार करना है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, रीडेवलपमेंट करना है। ठीक है, इसके लिए जो आपका प्लांटेशन ड्राइव भी कंडक्ट कराई गई है अरावली रेंज में। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल कवर, अगर हम हरियाणा की बात करें तो गुरुगांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा कवर करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं अरावली रेंज के बारे में बात करूं तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज, भारत की ही नहीं बात कर रही हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज बताई जाती है वो अरावली रेंज को बताया जाता है, जो कि हिम्मतनगर गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। कुछ हिस्सा इसका हरियाणा और राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। जो आपकी कार्बन डेटिंग होती है, तो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी में 5th सेंचुरी के आसपास यहाँ से कॉपर और दूसरे मिनरल्स, दूसरे जो मेटल्स हैं, उनकी माइनिंग करने का काम किया जाता था। अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। आपको यहाँ पे माउंट आबू भी देखने को मिलेगा। और आपका जो रायसीना हिल है या जो प्रेसिडेंट हाउस है, वो भी आपको अरावली रेंज में ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और अरावली रेंज की गंगा, अरावली से कौन सी नदी निकलती है, राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। मैंने क्या पूछा, अरावली रेंज से निकलने वाली रिवर जिसे हम राजस्थान की गंगा भी बोल सकते हैं, ठीक है, राजस्थान की गंगा भी बोल सकते हैं, वो कौन सी रिवर है, उस नदी का नाम आप ज़रा हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके है, चलो अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम, अगला है आपका यहाँ पे आफ्स्पा एक्ट। रिमूव कर दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ एरियाज से, मोस्ट ऑफ द एरिया से इसको हटाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इसे हटाने का काम। अभी पूरी पिक्चर क्या है ज़रा हम समझ लेते हैं। तो आफ्स्पा एक्ट क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में आया था। इसके अंतर्गत जो आपके यहाँ पे देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सारे एरिया में स्पेशल पावर एक्ट को इम्पोज किया गया था। ठीक है ना। बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इस एक्ट को अप्लाई किया गया था। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो एरिया हैं, अब उन पर लंबे समय से कोई भी डिस्टर्बेंस देखा नहीं गया है, तो इस एक्ट को हटाने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है असम, नागालैंड और मणिपुर के रीजन से। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2014 के कंपैरिजन में 2022 में 76% यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट होते, कई सारे यहाँ पे ग्रुप एक्टिवेट हैं, तो उन ग्रुप्स के द्वारा कई बार मर्डर किए जाते हैं, कई बार वो विद्रोह कर देते हैं। तो पिछले कुछ समय में 2014 से 2022 तक के बीच में इनके द्वारा जो इंसिडेंट्स होते हैं वो 76% रिड्यूस हुए हैं। इसके अलावा 90% रिडक्शन हुआ है डेथ ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल्स। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए जाते हैं उसमें भी 90% की कमी आई है उनकी डेथ में। और 97% यहाँ पे जो सिविलियन है, जो यहाँ के आम नागरिक हैं, उनकी मृत्यु दर में भी कमी आई है। इसलिए अब यहाँ पे बोला गया है कि नागालैंड, असम और मणिपुर के एरिया से कुछ रीज़न से जो है वो इस स्पेशल पावर आर्म एक्ट को, जिसको 1958 में लाया गया था, उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है ना। बेसिकली ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958, ये जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इनको स्पेशल पावर देता है इन डिस्टर्ब एरिया को मेंटेन करने के लिए, वहाँ की पब्लिक को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि उस समय जब इस एक्ट को लाया गया था, तो उस समय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कई सारे जो ग्रुप्स थे वो एक्टिव थे, है ना, एक्टिव थे, जो अलग 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 स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप थे, वो अलग राज्यों की डिमांड करते थे, है ना। तो काफ़ी यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया था, इसलिए इस स्पेशल पावर एक्ट को लाया गया था, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी इन एरियाज़ को मेंटेन करने के लिए। और इस एक्ट में कहा गया था, अगर आप किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्ट पाते हैं तो आप बिना वारंट उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के घर की तलाशी करनी है तो बिना वारंट आप उस घर के व्यक्ति की तलाशी भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है,
तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट या तो गवर्नर, जो उस स्टेट का गवर्नर होता है, वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोवाइड किए हैं 754 करोड़ रुपीस का लोन टू SAEL इंडस्ट्रीज़ को। अब ये SAEL इंडस्ट्री क्या करती है, तो बेसिकली SAEL इंडस्ट्री जो है वो जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। SACL इज़ अ सोलर एंड एग्रीकल्चर वेस्ट टू एनर्जी कंपनी है। तो ये कंपनी जो है वो राजस्थान में एक पावर प्लांट लगाना चाहती है, राजस्थान में एक बायोमास पावर प्लांट ही लगाना चाहती है। पावर प्लांट लगाने के लिए तो बहुत पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो यहाँ पर ये कंपनी क्या करेगी, जो एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर वेस्ट की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी और एनर्जी को भी हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। लेकिन बायोमास प्लांट लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डिसाइड किया है कि 754 करोड़ रुपीज़ इस इंडस्ट्री को दिया जाएगा राजस्थान में बायोमास पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए। साथ ही साथ इस कंपनी का टारगेट है कि अगले 4 सालों में, आने वाले समय में, अपने पोर्टफोलियो में और ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को इंक्रीज करना चाहती है। द कंपनी एम टू ग्रो इट्स पोर्टफोलियो टू 3.5 गीगावाट ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर बाय एडिंग 100 मेगावाट ऑफ न्यू बायोमास एंड 600 मेगावाट ऑफ न्यू सोलर कैपेसिटी एनुअली। तो ये अपने पोर्टफोलियो को आने वाले 4 सालों में 3.5 गीगावाट का बनाना चाहती है, मतलब इतने इसके पास प्लांट हो जो कि 3.5 गीगावाट की आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आप लोग ने सुना होगा अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को बात करते हुए कि हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवर, या कोई डिसीज़ हो जाती है या ऑपरेशन है तो हम बात करते हैं ना यार इंश्योरेंस है कि नहीं है। फिर बाद में आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो आपका जितना पैसा खर्च हुआ होता है तो आपको वापस मिलता है, ये सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। साथ ही साथ आपने देखा होगा जैसे कि आपने मैक्स बूपा का इंश्योरेंस लिया है या LIC का इंश्योरेंस लिया है या किसी भी बैंक का इंश्योरेंस लिया है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके अंतर्गत कुछ हॉस्पिटल कवर होते हैं और अगर उन हॉस्पिटल्स में आप ट्रीटमेंट कराते हो तो ही आपका इंश्योरेंस कवर होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ICICI लोम्बार्ड इंट्रोड्यूस कंट्री फर्स्ट एनीवेयर कैशलेस फैसिलिटी। तो ICICI लोम्बार्ड के द्वारा कंट्री मतलब पहली ऐसी फैसिलिटी शुरू की गई है कंट्री की पहली कि आप कहीं भी कैशलेस इलाज अपना करा सकते हैं। ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लॉन्च कैशलेस एनीवेयर फैसिलिटी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर टू अवेल कैशलेस फैसिलिटी एट एनी हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, बस आपको 24 घंटे पहले पॉलिसी होल्डर को, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पॉलिसी का नाम बताना पड़ेगा, हॉस्पिटल का नाम बताना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ से जाके जो है वो कैशलेस अपना पूरा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटल इस इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं है तो उसको एक नई फैसिलिटी की तरह कंसिडर किया जाएगा और उनसे बात करके भी फिर आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली इनका उद्देश्य जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है उसके बारे में लोगों को बताना है और इसका नेटवर्क Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ तक पहुंचाना है। अगर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो ये ICICI बैंक लिमिटेड की ही एक कंपनी है, सब्सिडरी है, मतलब एक सहायक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ आर 2023। अब ये अर्थ आर क्या होता है, ज़रा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली अर्थ आर की शुरुआत 2007 में की गई थी, 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी, लोगों को बताना, कम्युनिटी को बताना कि हमें पावर सेव करना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर अर्थ आर के अंतर्गत, अर्थ आर मतलब 1 घंटा आपको जितनी भी, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए अब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सभी अपनी इलेक्ट्रिकल लाइट्स को 1 घंटे के लिए ऑफ करके रखेंगे। अर्थ आर का मतलब ये होता है। तो अर्थ आर को जो है वो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च अभी 25 मार्च को था,
तो इसको 8:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक 1 घंटे इस आर को ऑब्जर्व किया गया, जिसके अंतर्गत सभी को बोला जाता है कि 1 घंटे अपनी लाइट को ऑफ रखें। लास्ट न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं कि यूएई फूड बैंक ने खाने की बर्बादी को ख़त्म करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। देखिएगा हर साल या डेली भी आप देखेंगे, रोजाना भी देखेंगे, तो हमारे घरों में या किसी पार्टीज़ में, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी कितना ज़्यादा फूड वेस्ट करते हैं, हम करते हैं कि नहीं। तो लोगों को इस बारे में जानकारी तो होना चाहिए कि भाई मील कितना ज़्यादा ज़रूरी है, फूड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना है, हमें उससे अच्छा हम ज़रूरतमंदों को उस फूड को प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पे यूएई फूड बैंक ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके अंतर्गत वो 3 मिलियन मील्स और फूड पार्सल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऐसी फैमिलीज़ को जिनके पास खाने की कमी है, जिनके पास खाना नहीं है ड्यूरिंग द रमजान। अभी रमजान का महीना चल रहा है ना, इसलिए यूएई फूड बैंक ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। साथ ही साथ इनकी जो पॉलिसी है वो है ज़ीरो फूड वेस्ट को अचीव करना और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दिलाना है कि आप खाना वेस्ट नहीं करना है, जिससे आप जो लॉसेस होते हैं फूड वेस्टेज के उसको भी आप कम कर सकें। और ये पूरा जो आपका यूएई फूड बैंक प्रोग्राम को रन कर रहा है, ये पार्टनरशिप में कर रहा है विथ नीमा। नीमा भी एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसी सेक्टर में काम करती है। ठीक है, अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली बात करते हैं कि लोकसभा ने रिसेंटली 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए फॉर द 2023-24। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा बनेगा कि 2023-24 के लिए यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना बजट दिया गया है लोकसभा के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 1.18 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट बात करते हैं 26th एडिशन ऑफ एलिवेट एक्सपो की शुरुआत हुई है कहाँ पे, दुबई में, यूएई में, जिसमें भारत के भी 6 स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट किया है और 180 से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये है प्रदीप सरकार जो कि एक फिल्म मेकर रहे हैं। इन्होंने कई सारी अच्छी मूवीज़ बनाई, जैसे आप लोगों ने मर्दानी देखी होगी, परिणीता देखी होगी। तो इन सारी मूवीज़ के फिल्म मेकर रहे हैं प्रदीप सरकार जी और इनका निधन हो गया है। अंतिम न्यूज़ है हमारे पास, देखिएगा ये न्यूज़ है आपकी नासा से। तो नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है ओसिरिस आरईएक्स। इन्होंने इस स्पेस क्राफ्ट को 2016 में लॉन्च किया था, 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और इसके बाद कंप्लीट इसने अपनी जर्नी की है, बहुत सारे रॉक के सैंपल्स इकट्ठे किए हैं और इस एयरक्राफ्ट को इस स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था एस्टेरॉइड बेनो में। कहाँ पे भेजा गया था? एस्टेरॉइड बेनो में। एस्टेरॉइड बेनो की इसने इन्फॉर्मेशन, रॉकी सरफेस की इन्फॉर्मेशन, सारे सैंपल्स को कलेक्ट किया है, ठीक है। अब सितंबर 24 तक 2023 24 सितंबर तक जो है ये वापस अर्थ में लेकर आया जाएगा और ये ऊटा डेजर्ट में इसको वापस ज़मीन पे लाया जाएगा नासा के द्वारा। तो नासा का स्पेस क्राफ्ट है, आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है? ओसिरिस आरईएक्स है, ठीक है। और इसको क्यों भेजा गया था? तो एस्टेरॉइड बेनो की स्टडी करने के लिए, उसके सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो ये हेडलाइंस है, जो भी न्यूज़ हमने पढ़ी है उनको आप यहाँ पे ब्रीफ में देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर है? आई होप आपको सारी की सारी न्यूज़ समझ में आई होगी। अंत में हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी पे जो है वो सूरत या फिर आपका गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है मोदी सरनेम के डिफॉर्मेशन के लिए, मानहानि का जो केस आया था उनके ऊपर, तो 2 साल की उनको सज़ा हुई है, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो सदस्यता है, जो उनकी मेंबरशिप है, वो भी छीन ली गई है लोकसभा से। ये बात आपने न्यूज़ में देखी होगी। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत किसी भी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? आर्टिकल 10, 20, 32 या 102। आपका जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट में दीजिएगा। आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ऑफ द डे था और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अरावली रेंज से कौन सी नदी निकलती जिसे राजस्थान की गंगा कहते हैं। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट पे देना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।